कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा धुरियाविच और कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें। इसका भाग 12वां लेकर मैं हाजिर हूं। डाका। आज रात फिर कैंप फायर हुआ था। खूब मस्ती भरा वातावरण था। नाच गाने खेल और चुटकुले, सभी प्रकार के मनोरंजनों से सबके मन खुशी से भर रहे थे। कुछ भावुक बच्चे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उदास भी हो उठते, क्योंकि उस गांव में कैंप की ये अंतिम रात थी। दूसरे दिन कैंप समाप्त हो जाएगा। फिर से शहर लौटकर पहले जैसा आम जीवन जीना है। इस बात में कोई डर या खराबी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई से ही तो बच्चों का जीवन बनता है। आगे चलकर वे बड़े बड़े काम करने में समर्थ हो सकते हैं। ये सब जानते समझते हुए भी बहुत से बच्चे इतने रम गए थे कि उन्हें कैंप छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग आधी रात गुजर जाने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुए। सभी बच्चे एक दूसरे से कैंप के सफल और मनोरंजक कार्यक्रमों पर बातचीत कर रहे थे। साथ ही जो जो कमियां रह गई थी उनकी और एक दूसरे का ध्यान भी दिला रहे थे। वे उन कमियों के कारणों को जान लेना चाहते थे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। तभी थोड़ी दूर से किसी टेंट से चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। साथ ही गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। इससे वहां का शांत वातावरण हिल गया। पारस ने बड़ी फुर्ती से अपनी लाठी संभाली। अपने साथी लड़कों से भी इस प्रकार लाठी उठाकर बाहर निकलने को कहा। बाहर हल्का हल्का चांद का प्रकाश फैल रहा था। तीसरी लाइन के 5वें टेंट में उन्होंने देखा कि 3-4 आदमी टेंट में घुसे हैं और बाहर निकलते हैं। लड़के चिल्लाते हैं। वे शायद लूट खसूट और छीना झपटी कर रहे हैं। पारस ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी लाठी के किनारों को अपने दोनों हाथों से तान कर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। एक आदमी हाथ में कुछ पकड़े बड़ी तेजी से भाग रहा था। पारस ने वहीं बैठकर अपनी लाठी उसके सामने तान दी। उस तेजी से भागते हुए आदमी की टांगे लाठी से जा टकराई और वह वहीं बुरे तरीके से मुंह के बल जा गिरा। पारस के साथियों ने भी 2-1 लाठियां उस पर जमा दी। इतने में सभी लड़के और अध्यापक वहां पर आ गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और एक पेड़ की रस्सी के साथ बांध दिया। ओह पारस भैया, तुमने मुझे बचा लिया। इस आदमी ने मेरी सोने की जंजीर और घड़ी उतरवा ली थी। ये स्वर राम निगम का था। बाकी 2 आदमी 2 लड़कों की घड़ियां लेकर भाग निकलने में सफल हो गए थे। शाबाश पारस, बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। यादव सर पारस की पीठ ठोक रहे थे। नहीं सर, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे तो अपने इन 3 साथियों नवल, बच्चन और रूप का बहुत सहारा मिला, जो मैं आगे बढ़ सका। इन्होंने ही बाद में उसे भागने से रोका है। पारस ने बड़े विनीत स्वर में कहा। राम निगम और उनके साथियों को यादव सर बुरी तरीके से धमकाने लगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ समाज सेवा करने आते हो या ग्रामीणों पर अपनी अमीरी की छाप छोड़ने? इतनी कीमती घड़ियां और फिर ये सोने की चेनें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग नाचते गाते बजाते थे तो तुम्हारी ये सब चीजें खूब चमक मार रही थी। राम निगम और उसके साथी पहले ही डरे हुए थे। सर की डांट खाकर और भी गुमसुम हो गए। एक लड़का तो रोने ही लग गया। सर आपे से बाहर होकर बोले जा रहे थे। गांव में भी हर तरह के लोग होते हैं। डाकुओं की नजर भी तुम्हारी इन कीमती चीजों पर पड़े बिना कैसे रहती? अब इसमें हम अध्यापकों की भी बदनामी होगी और जो नुकसान हुआ सो अलग। 2-2 लड़कों की बारी बारी से ड्यूटी लगा दी गई, जिससे वह आदमी भागने की कोशिश न करे। कुछ लड़कों को आसपास पहरा देने को कहा गया। बाकी रात किसी की भी चैन से नहीं कटी। दूसरी सुबह थानेदार और 2 सिपाही आए। उन्होंने सबके बयान नोट किए। पारस की पीठ ठोकी। थानेदार ने कहा, बेटे, तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। एक आदमी ही पकड़ा गया तो बाकी भी अब बच नहीं सकते। हमें इस गिरोह की कई दिनों से तलाश थी। हम तुम्हें राज्य सरकार से बहादुरी के लिए इनाम दिलवाएंगे। शहर पहुंचने के तीसरे रोज कलेक्टर साहब ने पारस को बुलावा भेजा। उसकी प्रशंसा की और कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम तुम्हें पुरस्कार दिलवाएंगे। पारस ने थोड़ा झुकते हुए कहा, कलेक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए। यदि दिलवाना चाहते हैं तो मेरे दूसरे साथियों को दिलवा दे। उन्हीं के साहस से मुझे बल मिला। मैं अकेला भला क्या कर सकता था? आपने मुझे बुलावा भेजा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आप मुझे नहीं भी बुलवाते तो भी मैं स्वयं आपके पास अवश्य आता।
आपको शायद याद होगा, स्वतंत्रता दिवस पर आपने मुझसे कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम वही पारस हो ना जिसने स्वतंत्रता दिवस पर इतना अच्छा भाषण दिया था? कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब पारस ने उस नाटे गोरे लड़के के गायब होने की बात बताई। इसी कारण से उसकी माँ के पागल हो जाने के बारे में भी बताया। ढाबे वाला तथा उसके साथियों की बात भी कही। आते समय माया रानी और मंगत राम को भी पारस साथ लेता आया था। वे बाहर खड़े थे। पारस ने कलेक्टर साहब से अनुमति मांगकर उनको भी बुलवाया। उन्होंने भी अपने बयान कलेक्टर साहब को दिए। जो कुछ मंगत राम जानता था उसने भी बताया। माया रानी ने भी अपनी आप बीती सुनाई। साथ ही ये भी बताया कि कैसे वे आदमी उस गरीब गोरे नाटे लड़के को घसीट कर ले गए थे। उन दोनों के बयान लेकर कलेक्टर साहब ने उन्हें भेज दिया। फिर काफी समय तक बैठे पारस के साथ सलाह मशवरा करते रहे। पारस ने उन्हें अपनी योजना बताई। कलेक्टर साहब ने अपने सुझाव रखे। तब कलेक्टर साहब पारस से बोले, इसमें संदेह नहीं कि हम जरूर सफल होंगे, लेकिन भारी जोखिम तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। बोलो, तुम तैयार हो? पारस ने निडर बच्चों की तरह उत्तर दिया, कलेक्टर साहब, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें, आप बस आदेश दें। तब कलेक्टर साहब ने पारस से कहा, यूं नहीं, यूं। उनकी बात समझकर पारस ने कहा, अगर यूं कर ले तो? और इसी तरह जिलाधीश विस्तार में पारस से विचार विमर्श करते रहे। सारी योजना समझकर पारस ने कहा, मैं आपके हिसाब से कहीं भी कम नहीं निकलूंगा। पारस के जाते ही कलेक्टर साहब बहुत देर के लिए फोन पर व्यस्त हो गए। जाने किसको फोन पर फोन करते रहे। उस समय उनमें बड़ी स्फूर्ति थी। पारस को विदा करते समय उन्होंने कहा था, शुभकामनाएं पारस, फिक्र मत करना और ना ही घबराने की कोई जरूरत है। पारस के पापा के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया था। अब वे अपने दफ्तर भी जाने लगे थे। इससे पारस बड़ा खुश था। मन लगाकर खूब मेहनत से पढ़ाई में जुटा हुआ था। लेकिन इस सब के होते हुए भी कभी कभी वह परेशान सा दिखता। उसके सम्मुख गांव में घूमती वह पागल सी औरत बार बार आ खड़ी होती और पारस से सहायता मांगती। इस तरह पारस को उस नाटे गोरे लड़के का ध्यान हुआ था। अब तो पारस को उसका नाम भी पता चल गया था, चेतराम। न जाने वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यही सब सोचते सोचते पारस व्याकुल और शांत हो उठता। तब भी वह अपने आप को काबू में रखता। किसी भी सूरत में वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके अंदर के भावों को भांप ले, उसकी परेशानी का कारण पूछे। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा और पक्के मित्रों से भी उसने किसी प्रकार की कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। एक दिन स्कूल से आते ही खाना खाकर पारस पढ़ाई में लग गया। आज स्कूल से कुछ अधिक काम मिला था। शाम हुई फिर रात हुई, लेकिन पारस पढ़ाई में मग्न था। शाम की चाय तो मम्मी ने पारस को उसके टेबल पर ही दे दी थी। अब वे बार बार पारस को खाने के लिए बुला रही थी। बस अभी आया मम्मी, पारस हर बार ये कहता और फिर से पढ़ाई में मग्न हो जाता। होमवर्क तो कब का खत्म हो चुका था, लेकिन आजकल पारस पुस्तकालय से नई नई ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी ले आता था जो उसकी रुचि के अनुकूल होती। इस समय पारस क्रांति आंदोलन के कुछ अधखुले पन्ने नामक पुस्तक पढ़ने में मग्न था। इसमें देश की आजादी पर मर मिटने वाले वीरों की अनेक प्रेरक कथाएं थी। इन्हें पढ़ते पढ़ते पारस इतना भावुक हो उठता कि बार बार उसकी आंखें गीली हो जाती। फिर भी मम्मी के बार बार कहने पर पारस उठा। पारस ने हाथ धोए, तौलिया लिया और खाने की मेज की ओर बढ़ा। तभी दरवाजे पे कुंडी बजने की आवाज आई। पारस ने जल्दी से बढ़कर दरवाजा खोला। सामने राम निगम के 2 मित्र खड़े थे। उन्हें देखकर पारस एक बार तो चौंका, फिर बड़े धैर्य से पूछा, कहिए, इस समय कैसे कष्ट किया? पारस, हमारे साथ चलो, जरूरी काम है, तुम्हें प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। पारस सोच में पड़ गया। कौन से प्रिंसिपल साहब? अपने निगम साहब। आपके पीछे वाली गली में उनके कोई मित्र रहते हैं, उन्हीं से आए थे मिलने। हम रास्ते में घूमते हुए मिल गए थे। हम ही ने उन्हें बताया कि पारस नजदीक ही रहता है। वे बोले, बुला लाओ उसे, होनहार लड़का है, हम बात करेंगे उससे। पारस फिर सोच में पड़ गया। एकाएक कोई निर्णय नहीं ले सका। धीरे से कहा, ठीक है, सुबह उनके घर पर मैं खुद ही चला जाऊंगा। अभी चलो ना पारस भैया, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी।
दूसरे लड़के ने पारस का हाथ पकड़ते हुए बोला। मम्मी ये सब देख सुन रही थी। बोली, हुआ ओ पारस, ज्यादा देर मत लगाना। मम्मी के कहने पर पारस बड़ी सतर्कता से उनके साथ चलने को तैयार हो गया। 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, पर पारस नहीं लौटा। जब आधा घंटा गुजर गया तो मम्मी का धैर्य टूटने लगा। पारस के पापा पहले से ही सोने चले गए थे। मम्मी ने उन्हें उठाया, सारी बात बताई कि पारस पिछली गली के किसी मकान तक गया है, अभी तक नहीं लौटा। कोई बात नहीं, देखता हूं, कहकर वे कपड़े पहनने लगे। पारस के पापा जैसे ही तैयार होकर बाहर निकलने लगे, उसी समय दरवाजे पर आवाजें सुनाई दी। मम्मी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। पारस के साथ प्रिंसिपल साहब, रामनिगम और वही 2 लड़के खड़े थे। पारस ने उन सब का परिचय अपनी मम्मी और पापा से करवाया। प्रिंसिपल साहब ने बड़े तपाक से पापा से हाथ मिलाया, हाथ जोड़कर मम्मी का अभिवादन किया। बोले, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। पारस ने अपनी जान पर खेलकर कैंप में हमारे स्कूल के बच्चों की रक्षा की। वैसे कहना चाहिए। प्रिंसिपल साहब थोड़ा अटके और आगे कहा, दरअसल पारस ने अपने ही पुराने स्कूल के साथियों की रक्षा की। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा अपने पहले वाले स्कूल में एडमिशन ले ले। इसने तो वहाँ कैंप में कई इनाम जीते हैं, वे तो अब दूसरे स्कूल के नाम गए। गलती से इसकी एप्लीकेशन और फीस हम तक पहुंची ही नहीं थी, इसने तो स्कूल ही बदल लिया। पारस के पापा ने उन्हें बिठाया। मम्मी उनके लिए चाय बनाने लगी। प्रिंसिपल साहब ने फिर कहा, लेकिन पारस मेरी बात ही नहीं मान रहा, इसलिए वही बातों बातों में इतनी देर हो गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस होनहार के पेरेंट्स के भी दर्शन करता चलूं। आपने यहाँ पधार कर बहुत कृपा की। पारस अब खुद समझदार लड़का है, पापा ने कहा। यादव सर से सलाह लिए बिना मैं कुछ कह नहीं सकता। सच्चाई तो यही है कि मैं यादव सर वाले स्कूल में ही पढ़ना चाहता हूँ। पारस ने बड़ी विनम्रता से प्रिंसिपल साहब को देखते हुए कहा। हम तुम्हारे यादव सर से प्रार्थना करेंगे कि वे भी वापस अपने पहले स्कूल में लौट आए, दूसरे लड़के ने कहा। हाँ हाँ, कल यही करेंगे, प्रिंसिपल साहब ने भी बड़े खुशी भरे स्वर में कहा। चाय आ गई, सभी पीने लगे। पारस ने बस चाय का 1/4 प्याला लिया, बस साथ देने के लिए। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का 12वां हिस्सा। कहानी आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। धन्यवाद।